हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान में काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं हम इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। हम अभी काव्य प्रकाश पढ़ाने जा रहे हैं। काव्य प्रकाश का तृतीय उल्लास पढ़ाने जा रहे हैं। तृतीय उल्लास में आर्थिक व्यंजना का निरूपण है। हम शब्दी व्यंजना का भी प्राय बता चुके हैं। द्वितीय उल्लास में आए लक्षणामूला व्यंजन, अभिधामूला व्यंजन, तो ये सब उठ के अब आर्थिक मूला व्यंजना पर चर्चा करने जा रहे हैं। तृतीय उल्लास अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषां, ये पहला सूत्र। अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषां, इसका मतलब ये देखो कुछ लिखा हुआ है पहले, उसके पीछे कुछ है कि अर्थ जो बताया है। तेषां मने वाचक, लक्षक और व्यंजक, तीन प्रकार के शब्द होते हैं। वाचक शब्द अथवा लक्षक शब्द अथवा व्यंजक शब्द, उनके जो अर्थ हैं वो भी तीन है। वाचक शब्द से कैसा अर्थ वाच्य होगा? वाच्य अर्थ यानी शक्य अर्थ। वाचक लक्षक शब्द से लक्ष्य अर्थ वाच्य होगा, है कि नहीं? लक्ष्य अर्थ होगा। लक्षक का कौन सा अर्थ होगा? लक्ष्य अर्थ होगा। व्यंजक का व्यंग्य अर्थ होगा। तो अर्थ भी तीन, शब्द भी तीन, समझे कि नहीं? तो तेषां मतलब वाचक, लक्षक, व्यंजक शब्दानां त्रयः अर्थाः भवन्ति, है कि नहीं? वाच्याः, लक्ष्याः, लक्ष्य रूपार्थाः और व्यंग्य रूपाः अर्थाः भवन्ति, है कि नहीं? तो अर्थाः, अर्थ कौन है? तो वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्याः, है कि नहीं? वाच्य अर्थ, वाच्य रूपार्थ, लक्ष्य रूपार्थ और व्यंग्य रूपार्थ, ये अर्थ हैं। अब सब इन ये किससे कहे जाते हैं? तो वाचक, लक्षक और व्यंजक से। वाचक से वाच्य अर्थ, लक्षक से लक्ष्य अर्थ, व्यंजक से व्यंग्य अर्थ। तो तेषां माने वाचक, लक्षक, व्यंजक, व्यंजकानाम मतलब वाचक, लक्षक, व्यंजक शब्दानाम। वाचक जो शब्द, लक्षक जो शब्द और व्यंजक जो शब्द, उनके अर्थाः पुरा प्रोक्ता, है कि नहीं? पहले द्वितीय अध्याय में, द्वितीय उल्लास में क्या किया गया? उनके वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्दों के अर्थ को कहा गया है, समझे कि नहीं? प्रोक्ता। अधुना अर्थ व्यंजकतोच्यते, अब अर्थ की व्यंजकता बताने जा रहे हैं कि जो अर्थ होता है वो भी व्यंजक होता है। शब्द तो व्यंजक होता ही है, लेकिन जो अर्थ होता है वो भी व्यंजक होता है, ये कहने जा रहे हैं। उसी का नाम है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजन का मतलब अर्थ व्यंजक तो आर्थी व्यंजना, और शब्द व्यंजक तो शाब्दी व्यंजना। तो अर्थ व्यंजकता उच्यते, है कि नहीं? अर्थ व्यंजकतोच्यते, अर्थ व्यंजकता कहने जा रहे हैं। कीदृशीत्याह वक्तृबोधव्य काकूनाम, ये देखिए वक्तृबोधव्य काकूनाम वाक्यवाच्यान्य सन्निधे प्रस्ताव देश कालादे वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम यो अर्थस्य अन्यार्थी हेतु व्यापारो व्यक्तिरेव सा, ये आर्थी व्यंजना का आर्थी व्यंजना है। इनके द्वारा आर्थी व्यंजना, अर्थ भी अर्थ का व्यंजक होता है कि नहीं? अर्थ भी अर्थ के व्यंजक होते हैं इन्हीं के माध्यम से, समझे कि नहीं? तो यही आर्थी व्यंजना है। ये आर्थी व्यंजना के व्यंजक हैं, आर्थी व्यंजना कह सकते हैं। तो ये 9 हैं लगभग। क्या? वक्तृ, बोधव्य, काकू, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल, इनसे वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम, इनके द्वारा जो प्रतिभाजुषाम है माने काव्य भावना परिपक्व बुद्धि जिनकी है, उनको क्या होता है? उनको जो है अर्थ से भी उनको अर्थ से भी अर्थ व्यंग्य होता है। अर्थ से भी अर्थ क्या हो जाता है? व्यंजक होता है। अर्थ भी अर्थ का व्यंजक होता है, इसी का नाम है अर्थ। इनके द्वारा है वक्तृ, बोधव्य, काकू, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल, इनके वैशिष्ट से प्रतिभाजुषाम, प्रतिभाजुषाम मतलब काव्य भावना परिपक्व बुद्धि नाम, है कि नहीं? काव्य भावना से परिपक्व बुद्धि हो गई जिनकी, ऐसे उन लोगों को अर्थस्य अन्यार्थी हेतु, अर्थस्य यह व्यापारः सा व्यक्तिरेवा, यानी व्यंजना रूपा व्यापार एवं, समझे कि नहीं? ये इस तरह न कर लीजिएगा। अन्यार्थी हेतु माने जो व्यंग्य अर्थ है उससे वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, इनसे अतिरिक्त जो अर्थ है उस अन्यार्थ धी हेतु, धी माने ज्ञान, उसकी हेतु माने कारण, प्रतीति का जो कारण है वो अर्थस्य, अर्थ का व्यापार कौन हो सकता है? वो अर्थ का व्यापार है। वो व्यापार क्या हो सकता है? व्यक्तिरेव, व्यक्ति माने व्यक्ति ही, व्यज्यते अनया इति व्यक्ति ही, व्यक्ति माने व्यंजना, तो सा व्यक्ति ही एवा, सा व्यक्तिरेवा, वो व्यंजना ही व्यापार हो सकती है, समझे कि नहीं? तो अन्यार्थ थी हेतु अर्थस्य यह व्यापारः सा व्यक्तिरेवा, इस तरह कर लीजिएगा। अन्यार्थ थी हेतु अर्थस्य यह व्यापारः सा व्यक्तिरेवा, अन्यार्थ थी हेतु, अन्यार्थ का अन्यार्थ
का ज्ञान कराने का जो हेतु है, कारण है, वो अर्थ का जो व्यापार है उसको कहते हैं व्यंजना। व्यक्ति, व्यक्ति माने व्यंजना। तो इस तरह से है। अब इनका उदाहरण है क्रम से, वक्ति, वक्ति माने वक्ता, बोधव्य माने वक्ता मतलब पर बोध पर बोध कराने के लिए जो उच्चारिता होता है, वाक्य का उच्चारण करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? वक्ता। लेकिन वक्ता, बोधव्य क्या कहते हैं? तो जो बोध का विषय हो, लेकिन जो जिसको बोध कराना चाहते हैं उसको क्या कहते हैं? बोधव्य। काकू माने ध्वनिर विकार काकू, ये देखो लिखा है, काकू को मैं लिख दिया हूँ, शोक इत्यादि अनुमापका ध्वनि काकू। काकू का इसमें भी अर्थ लिखा हुआ है, बोधव्य प्रतिपाद्य। बोधव्य किसको कहते हैं? प्रतिपाद्य को। वक्ता आप जानते ही हैं, जो बोले उसको वक्ता कहते हैं। बोधव्य माने प्रतिपाद्य। काकू ध्वनिर विकार, काकू किसको कहते हैं? ध्वनि के विकार, अर्थात कुछ ध्वनि परिवर्तन के द्वारा जो व्यंग रूप से कहा जाए वो क्या होता है? काकू होता है। प्रस्ताव प्रकरणम, प्रस्ताव का वाक्य माने आप जानते ही हैं, है कि नहीं? जो परस्पर अन्वित जो पदों का समूह होता है उसी क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, है कि नहीं? और वाच्य माने शक्यार्थ, जाने अन्य सन्निधि माने वक्ति और बोधव्य से अतिरिक्त की सन्निधि माने समीपता, वो अन्य सन्निधि कहते हैं। प्रस्ताव माने प्रकरण, देश माने जो परदेश आदि पिया नहीं परदेश चला जाता है तो उससे के द्वारा जो माध्यम से बोध कराना चाहता है। देश, काल माने समय, वसंत आदि है, इनके द्वारा जो प्रतिभा जो अर्थ का जो व्यापार होता है, अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला जो अर्थ का व्यापार है उसी का नाम है व्यंजना। अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला जो अर्थ का व्यापार है उसी का नाम है व्यंजना। अन्यार्थ थी हेतु व्यापार अर्थस्य यह व्यापार स व्यंजना, सा व्यक्ति, है कि नहीं? तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिएगा। अब आगे देखिए, चलते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है वक्त्री। वक्त्री, वक्त्री का उदाहरण, लेकिन तो इसमें देखिए ये उदाहरण दिया हुआ है कवि प्रकाश में। अति पृथुलम जल कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम श्रम स्वेद सलिल निश्वास निसहा विश्राम्यामि क्षणम। ये उदाहरण दिया वक्त्री का उदाहरण। 3 उदाहरण में यहाँ दिया हुआ हूँ, वक्त्री का, बोधव्य का, काकू का। इतनी जगह थी इसमें, इसलिए 3 उदाहरण है इसमें। अभी बाकी का उदाहरण बाद में बताएंगे, ठीक भैया? तो वक्त्री, बोधव्य और काकू, ये 3 उदाहरण है। देखिए, तो वक्त्री का उदाहरण क्या है? अति पृथुलम जल कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम श्रम स्वेद सलिल निश्वास निसहा विश्राम्यामि क्षणम, है कि नहीं? कोई सखी है, वो कहती है किसी दूसरे से कि भैया वो कहीं से आई है, दूसरे प्रेमी के पास गई थी और उसके साथ मिलजुल करके आई है, थक गई है बेचारी, लेकिन उसको छुपाने के लिए क्या कह रही है? कह रही है अपनी सखी से, दूसरे से पहले ही कहने लगती है कि भैया अरे सखी सुन, मैं ये तू कुछ गलत मत समझना, ये जो मैं थकी हुई हूँ, ये जो मेरे पसीना बह रहा है, ये क्यों बह रहा है? तो ये घड़ा मैं लाई हूँ। अति दूधिश, उसी करे अति प्रचुरम मैंने बहुत बड़ा, जल कुंभम मैंने घड़े को, गृहीत्वा जल से भरे हुए घड़े को, गृहीत्वा मैंने लेकर के, समागतास्मि सखी, हे सखी त्वरितम, सखी को ले लेना पहले है, हे सखी त्वरितम मैंने शीघ्र ही मैं इस अति प्रचुर मैंने विशाल जल कुंभ, जल से भरे घड़ा को, गृहीत्वा समागतास्मि मैं आई हूँ जल्दी से। इसीलिए क्या है? श्रम स्वेद सलिल निश्वास निसहा, इसीलिए श्रम के द्वारा जो स्वेद होता, स्वेद माने पसीना, श्रमेण या स्वेद, तदेव सलिलम, श्रम स्वेद सलिलम, अतेन निश्वास निसहा, और उसके द्वारा निश्वास और असह्य जो निश्वास आदि है ये उसी के कारण है। अतः क्षणम विश्राम्यामि, अतः मैं क्षण भर क्या करूंगी? विश्राम्यामि, विश्रामम करोमि, क्षण भर विश्राम करूंगी। तो ये जो श्रम स्वेद सलिल है, निश्वास निसहा है, ये सब किस लिए है? तो उसका कारण ये है, अति प्रचुरम जल कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम, हे सखी त्वरितम समागतास्मि, है कि नहीं? ये सब इतना बड़ा जल लेकर के, इसीलिए श्रम स्वेद है, श्रम स्वेद सलिल है, निश्वास है, निश्वास निसहा हूँ, और कोई दूसरा कारण मत समझना। तो इस तरह से यहाँ अपना जो रति आदि करके आई है वो छुपाना चाहती है सखी, अतः सखी से। अतः यहाँ क्या है? जो अर्थ है वो क्या कर रहा? वक्ता के द्वारा, वक्ता है वो जो वो अपना छुपाना चाह रही है, उसके द्वारा क्या है? यहाँ व्यंग्य अर्थ है कि भैया उसके चरित्र को जानती है कोई, तो अच्छी तरह जानती है कि ये सखी मेरी क्या बोल रही है, क्या कर रही है। भैया मित्र जो होता है वो जानता रहता है एक दूसरे के बारे में, है कि नहीं? कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। तो सखी है तो जानती है कि भैया तो कितना बता ले, हम तो जान रहे हैं कि भैया किस लिए श्रम से सलिल निश्वास। तो इस तरह से उसको व्यंग्य अर्थ हो जाता है, समझे कि नहीं?
फिर आया बोधव्य। बोधव्य का भैया औनिद्र्यम दौर्बल्यम चिंता रसत्वम सनिश्वसितम मंद भागिन्याह कृते सखी त्वामपि अहा परिभवति। अब इसमें देखिए कोई सखी है, वो अपने जो उसकी दूसरी सखी है जो कि उसको धोखा दे रही है, उसके प्रेमी के साथ मिल रही है, आनंद ले रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है, उसके लिए बोल रही है कि हे सखी तू ये क्या करके आई है। और वो सखी कह ये अवनिद्र माने सोई नहीं है, इसलिए निद्रा आदि से युक्त है और दुर्बलता से युक्त है, चिंता आलसता आदि है उसमें, सनिश्वसित है कि नहीं, निश्वास आदि से युक्त है। अतः ऐसी सखी को देख करके वो जो सखी है वो बोल रही है कि भैया हे सखी तू जो ये व्यंग रूप में कह रही है कि सखी है तुम बेचारी, तुम इतना कष्ट सह रही हो मेरे लिए, अब तुम ये कष्ट मत सहो, अब तुम जाओ मेरे से दूर, मेरे प्रेमी को छोड़ो। कहना ये चाह रही है कि तुम मेरे प्रेमी के साथ खूब गुलछर्रे उड़ा रही हो, आनंद ले रही हो, उसी से थक जा रही हो। अब बताती हो कि मैं तुम्हारे कार्य करती हूँ इसलिए सखी थक जाती हूँ, इसलिए तुम सखी जाओ दूरी। तो इस तरह से इसमें बताना चाह रही है कि अवनिद्रम माने निद्रा से युक्त हो, दुर्बलता से युक्त है, चिंता रस आदि से युक्त हो, सनिश्वसितम निश्वास आदि से युक्त हो तुम। अतः मम मंद भागिन्या कृते, हे सखी तुम मेरे मंद भागिनी के लिए, हे सखी ये है भैया इसको ले लेना, तो हे सखी मम मंद भागिन्या कृते, मेरे मंद भागिनी के लिए, त्वाम अपि तुम भी क्या कर रही हो, आहारहा परिभवती, दिन रात क्या कर रही हो, दिन दिन भर क्या कर रही हो, परिभवती थक रही हो, इस तरह से कष्ट झेल रही हो, इसलिए अब मत झेलो, अब तुम जाओ। इस तरह से वो व्यंग्य अर्थ यहाँ ये है कि क्या कर रही हो, बताना चाह रही हो कि भैया तुम मेरी सौतन का काम कर रही हो इसलिए तुम जाओ। तो यहाँ व्यंग्य अर्थ है, तो बोधव्य का ये उदाहरण, ठीक है भैया। अब आया तो अत्र चौररथ गोपनम पहले में था है, इसमें है अत्र दूत्यास तत्कामुकोपभोगो विद्यते, है कि नहीं। यहाँ जो दूती है सखी, किसको कह रही, दूती रूप जो सखी है उसको कह रही है कि तुम क्या कर रही हो, मेरे प्रियतम के साथ उपभोग कर रही हो, इसलिए तुम क्या करो, जाओ। तो दूत्या तत्कामुकोपभोगो विद्यते, है कि नहीं, ये यहाँ व्यंग्य है। अब आगे क्या आया इसका, काकू। काकू माने ध्वनि विकार, ध्वनि का विकार करके, है कि नहीं, ध्वनि कुछ परिवर्तन करके व्यंग्य जो उसके द्वारा जो व्यंग्य अर्थ हो उसको उसमें ध्वनि काकू कारण होता है। अब देखो उसका उदाहरण है, तथा भूताम दृष्ट्वा नृपसदृष्पांचाल तनयाम वने व्याधैः सार्धम सुचिरम उसितम बलकलधरैः, है कि नहीं, सुचिरम उसितम बलकलधरैः विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भ निवृतम गुरु खेदम खिन्ने मयि भजति नाद्याप गुरुष। अब यहाँ भीम कह रहे हैं कि ये किसको, युधिष्ठिर को, कि आप क्या कर रहे हैं, आपको खेद नहीं हुआ, कहाँ तक कहाँ नहीं हुआ वो बता रहे हैं कि आपको यहाँ खेद नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूँ कौरवों के लिए तो आपको बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा खेद हो रहा है। इसलिए यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मेरे खेद जो है मेरे ऊपर करने योग्य नहीं है, दुख जो है मेरे ऊपर करने योग्य नहीं है, अपितु कौरवों के ऊपर करने योग्य है, यही कह रहे हैं। गुरु माने कौरवों के ऊपर करने योग्य है, ऐसा कौन कह रहा, भीम कह रहे हैं। तो देखिए तथा भी कहाँ भैया नहीं हुआ आपको दुख, भीम कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से कि आपको कहाँ दुख नहीं हुआ। तो कहा देखो, तथा भूतान दृष्ट्वा नृपसदृश पांचालतनयाम, नृपसदृशी पांचालतनयाम तथा भूतान दृष्ट्वा, पांचालतनयाम माने द्रौपदी को नृपसदृश माने नृप के दरबार में जब क्या कर रहा था, वो दुर्योधन आदि चीरहरण आदि करवा रहा था, वहाँ सभा में बोल रहा था, तब आपको क्या नहीं हुआ, तथा भूतान माने चीरहरण आदि देख करके भी आपको खेद नहीं हुआ, है कि नहीं। और वने व्याधि, अब जब वन में आप भटक रहे थे तो व्याधों वलकल धरे, वलकल आदि वस्त्र का धारण करके व्याधों के साथ क्या कर रहे थे आप, व्याधि सार्धम वने, वन में घूम रहे थे, सुचिरम उसितम, है कि नहीं, वस्त्र आदि धारण करके बैठे रहे रुके, तो आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, खेद नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर गुरु को कुछ कह रहा हूँ तो बड़ा आपको खेद हो रहा है। अतः ये यहाँ व्यंग्य अर्थ है, समझे कि नहीं। और कहानी व्यंग्य हुआ, कहा विराटस्य आवासे स्थित मनुचितारंभम, है कि नहीं, विराट की आवास में भी स्थित होकर के वहाँ जो अनुचित कार्य हुआ, है कि नहीं, वहाँ भी आप रह करके आपको खुद खेद दुख नहीं हुआ। लेकिन गुरु खेदम, गुरु नाद्याप गुरु खेदम, है कि नहीं, गुरु को खेद नहीं हुआ, गुरुओं के ऊपर आज भी खेद नहीं हुआ। लेकिन
मई खिन्ने, है कि नहीं, मई मई खिन्ने भजति खेदम गुरु, है कि नहीं, मेरे खिन्न होने पर गुरु क्या कर रहे हैं, खेदम भजति, खेद, खेद क्या है, खेद कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। अतः ठीक नहीं है, मेरे ऊपर खेद करने योग्य नहीं है, अपितु गुरुओं के ऊपर, गुरु जो हैं दुर्योधन आदि हैं उनके ऊपर खेद करने योग्य है। ये यहाँ व्यंग्य है। ठीक है भैया, तो ये हो गया किसका, काकू के द्वारा, अर्थात ध्वनि का विकार करके ऐसा कह रहे हैं कौन, भीम। अतः इसे काकू है, यहाँ ध्वनि विकार है, अतः उसके द्वारा यहाँ व्यंग्य अर्थ हो गया। क्या व्यंग्य अर्थ हुआ कि मई पुरुषु, देखो इसमें लिखा हुआ है वही बोल दे रहा हूं मैं, अत्र मई न योग्यः खेदः पुरुषु तु योग्यः इति काक्वा प्रकाश्यते। ये है, समझे कि नहीं, अत्र मई न योग्यः खेदः, मेरे योग्य खेद नहीं है, अपितु गुरुओं के ऊपर खेद करना योग्य है, अतः उन्हीं के ऊपर करना चाहिए। इसमें थोड़ा शंका होती है कि न च वाच्य सिद्ध न च वाच्य सिद्ध्यंगम अत्र काकुरिति गुणित भूत व्यंग्यम संज्ञम प्रश्न मात्रेणापि काकोर विश्रांते। कहा भैया ये वाच्य सिद्ध्यांग व्यंग हो गया, काकू है कि नहीं, ना गुणीभूत व्यंग हो गया, अतः ये वाच्य सिद्ध्यांग नहीं रहा, अपितु गुणीभूत व्यंग हो गया। तो कहा भैया यहाँ काकू की जो विश्रांति है वो प्रश्न मात्र में हो सकती है, इसलिए यहाँ ये काव्य का उदाहरण है कि नहीं, गुणीभूत काव्य का उदाहरण नहीं। तो इस तरह से समझ लीजिएगा। आगे इसमें बहुत सारा, तो ये जो है काकू जो है यहाँ वाच्य सिद्ध्यांग है कि नहीं, वाच्य सिद्ध्यांग मात्र काकू, यहाँ जो काकू है वो वाच्य सिद्ध्यांग है, अतः वाच्य सिद्ध्यांग होने से ये गुणीभूत व्यंग का उदाहरण होने लगेगा, गुणीभूत व्यंग्यम शक्यम, है कि नहीं, इसीलिए लिखा देखो न चा वाच्य सिद्ध्यंग्यमत्र काकुरिति गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्यत्वम संज्ञम। ये वाच्य सिद्ध्यांग है कौन, काकू, अतः वाच्य सिद्ध्यांग होने से, वाच्य सिद्धि अंग होने से काकू के गुणीभूत व्यंग होने लगेगा काव्य, जो कि ठीक नहीं है, ध्वनि काव्य नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए कहे कि भैया काकू जो है वाच्य सिद्ध्यांग नहीं है, अभी तो क्या है वो काको प्रश्न मात्रेणापि विश्रांते, काकू का जो है प्रश्न मात्र से भी, प्रश्न मात्र में ही उसकी उत्पत्ति हो गई, उसकी विश्रांति हो गई, अतः वाच्य सिद्ध्यांग काकू नहीं है, जिसे गुणीभूत व्यंग का उदाहरण नहीं है, ध्वनि काव्य का उदाहरण है, लेकिन तो तरा भूताम दृष्टा अनुपसदृष्टांजालतमें वने व्याधि साधन उचितम बलकल धरे इत्यादि क्या हो गया, ये काकू का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से वक्तृ बोधव्य और काकू ये तीनों उदाहरण हो गए, आगे हम कल बताएंगे। तो इतने करके अपनी बारी विराम देते हैं। सभी हरिओम नमो नमः। जैसे